औरतों की ये चीज़ बेशर्म होकर देख लेनी चाहिए। घर में सुख और धन की कमी नहीं आएगी। ये लेकिन ये चीज़ में कोई लिहाज नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को ये कथा सुनाई थी, लेकिन एक शर्त रखी थी, ये कथा पूरी सुनना, बीच नहीं छोड़ना। तो कि शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक राज्य में एक अमीर पति और पत्नी रहते थे। उनका नाम वीरेंद्र और अनामिका था। दोनों का जीवन राजाओं जैसा था। बड़े महल, ढेर सारे नौकर चाकर और हर वह सुख सुविधा जो कोई सोच सकता था। पर उनके जीवन की असली खूबसूरती उनकी दौलत में नहीं, बल्कि उनके आपसी प्यार में थी। उनका प्रेम इतना गहरा और सच्चा था कि उसके चर्चे पूरे राज्य में थे। लोग कहते थे कि वीरेंद्र और अनामिका का प्यार किसी परी कथा जैसा है। जहाँ वीरेंद्र अपनी पत्नी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखता था, वहीं अनामिका अपने पति का हर कदम पर साथ देती थी। उनके बीच न कभी कोई झगड़ा हुआ, न कोई गलतफहमी। वे एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे। उनका प्यार राज्य के हर कोने में मिसाल बन गया था। लोग अक्सर कहते थे, अगर सच्चा प्यार देखना है तो वीरेंद्र और अनामिका को देखो। वीरेंद्र अपने प्यार में इतना बड़ा दिल रखता था कि उसने अपनी पत्नी अनामिका को घर में पूरी आज़ादी दे रखी थी। वह कहता था, इस घर की रानी तुम हो अनामिका। तुम्हारी हर बात मेरी पहली और आखिरी खुशी है। तुम जो चाहो कर सकती हो। इस घर में तुम्हारी ही चलेगी। अनामिका भी इस आज़ादी का सम्मान करती थी। वह अपने फैसलों में हमेशा वीरेंद्र की भलाई और घर की खुशहाली का ख्याल रखती थी। चाहे घर के काम हो, नौकर चाकरों की जिम्मेदारी हो या महल की साज सज्जा, सब कुछ अनामिका के कहे अनुसार होता था। दी करते न होता था कथा भावता तो था। लोग अक्सर वीरेंद्र से कहते, तुमने अपनी पत्नी को इतनी आज़ादी दे रखी है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं इसका गलत फ़ायदा न उठाए? लेकिन वीरेंद्र हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, अनामिका मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता तो प्यार का क्या मतलब? अनामिका भी। राज्य में वीरेंद्र और अनामिका के प्यार की चर्चा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोगों के बीच उनकी जोड़ी मिसाल बन चुकी थी। उनकी आपसी समझ, सम्मान और भरोसे की कहानियाँ हर गली कूचे में गूंज रही थीं। एक दिन यह बात राज्य के राजा आर्यवर्धन और रानी सौम्या तक पहुंची। राजा और रानी खुद भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और प्रजा का भला चाहने वाले शासक थे। लेकिन वीरेंद्र और अनामिका के प्यार की यह अनोखी मिसाल सुनकर राजा के मन में उत्सुकता जाग गई। रानी सौम्या ने राजा से कहा, महाराज, यह अद्भुत है कि हमारे राज्य में ऐसे पति पत्नी हैं जिनका प्यार सबके लिए प्रेरणा बन गया है। क्यों न हम उनसे मिलें और उनकी कहानी जानें? राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, पौथी तथा तलय, तुम्हारी बात सही है रानी। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि उनका प्यार इतना अनोखा कैसे है। यह भी समझना चाहता हूँ कि उनका रिश्ता इतना मजबूत कैसे है। लेकिन यह बात अभी किसी और को न बताई जाए। दोनों ने तय किया कि वे गुप्त रूप से वीरेंद्र और अनामिका से मिलने जाएंगे। यह बात न तो मंत्रियों को बताई गई और न ही महल के नौकरों को। राजा और रानी ने योजना बनाई कि वे साधारण वस्त्र पहनकर वीरेंद्र और अनामिका के घर जाएंगे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। राजा ने रानी से कहा, हम उनका सच्चा स्वभाव तभी जान पाएंगे जब हम उनकी आंखों में उनके प्यार को देखेंगे। चलो देखते हैं यह प्रेम कहानी कितनी सच्ची है। राजा और रानी ने यह निर्णय तो कर लिया, लेकिन उनके मन में यह सवाल भी था कि कहीं लोग उनके इस कदम को गलत न समझें। इसलिए वे इस मुलाकात को बिल्कुल गुप्त रखने का निश्चय कर चुके थे। राजा आर्यवर्धन और रानी सौम्या ने साधारण कपड़ों में भेष बदला और गुप्त रूप से वीरेंद्र और अनामिका के घर पहुंचे। वे चाहते थे कि बिना किसी दिखावे या औपचारिकता के वे इन दोनों के जीवन का असली रूप देखें। जब वे घर पहुंचे तो दृश्य बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सुना था। राजा और रानी ने सोचा था कि वे एक खुशहाल जोड़े को देखेंगे जिनका प्यार मिसाल है। लेकिन जो उन्होंने देखा वह उन्हें चौंका गया। वीरेंद्र घर के आंगन में उदास बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी थी और वह किसी गहन सोच में डूबा हुआ लग रहा था। अनामिका, जो अब तक प्यार और समझदारी की मूर्ति समझी जाती थी, उसे जोर जोर से डांट रही थी।
तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, हर बार तुम्हें ही समझाना पड़ता है। मुझे नहीं पता था कि मैंने किससे शादी की है, अनामिका गुस्से से कह रही थी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। राजा और रानी यह सब देखकर अचंभित हो गए। रानी सौम्या ने राजा से धीरे से कहा, महाराज, यह क्या हो रहा है? जो बातें हमने सुनी थीं वह तो यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहीं। यह तो कोई और ही कहानी लग रही है। राजा ने गंभीरता से कहा, रानी, हर रिश्ते का एक उजला और एक अंधकारमय पक्ष होता है। शायद यह उनका बुरा समय है। हमें उनकी असलियत जानने के लिए और गहराई में जाना होगा। राजा और रानी चुपचाप पास के एक पेड़ के पीछे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इस जोड़े के बीच का प्रेम और समझदारी खत्म होती नजर आ रही थी। क्या यह वही जोड़ा है जिसकी मिसालें दी जाती हैं? राजा के मन में सवाल उठने लगे। राजा आर्यवर्धन ने देखा कि स्थिति उनकी कल्पना से बिल्कुल विपरीत थी। वह अब और इंतज़ार नहीं कर सका। उसने अपनी रानी सौम्या को इशारा किया और दोनों ने अपने भेष को हटाकर अपने असली रूप में सामने आने का फैसला किया। वीरेंद्र और अनामिका दोनों अचानक राजा और रानी को देखकर हैरान रह गए। अनामिका तुरंत चुप हो गई और सिर झुका लिया, जबकि वीरेंद्र राजा को देखकर खड़ा हो गया। राजा ने गंभीरता से कहा, ये था मैं। वीरेंद्र, मैंने सुना था कि तुम्हारा और अनामिका का प्रेम हमारे राज्य में मिसाल है, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा वह उससे बिल्कुल उलट था। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम कल सुबह मेरे दरबार में आओ और सब कुछ साफ साफ बताओ। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ये महाराज, मैं अवश्य आऊँगा और आपको सब कुछ बताऊँगा। राजा ने अनामिका की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा मौका है अनामिका। अगर कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है तो सच बताने में डरना नहीं चाहिए। कल तक हमें सच्चाई चाहिए। इसके बाद राजा और रानी वापस अपने महल लौट गए, लेकिन उनके मन में सवाल उठते रहे। क्या इस जोड़े का प्यार सिर्फ एक दिखावा था या फिर उनके रिश्ते में कोई गहरी समस्या थी? अब सबकी नज़रें वीरेंद्र पर थीं, जो अगले दिन दरबार में सच्चाई उजागर करने वाला था। अगले दिन वीरेंद्र दरबार में राजा आर्यवर्धन के सामने उपस्थित हुआ। दरबार में सन्नाटा था और सबकी नज़रें वीरेंद्र पर थीं। राजा ने गहरी आवाज़ में कहा, वीरेंद्र, आता कालिता थे, अब सच्चाई बताओ। कल जो हमने देखा वह क्या था? तुम्हारे और अनामिका के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हारा प्रेम और विश्वास खत्म होता दिख रहा है? वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी कहानी शुरू से सुनिए। मैं एक गरीब परिवार से था। बचपन से ही मैंने दिन रात मेहनत की ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकूं। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई और मैं अपनी बुद्धिमानी और लगन से गरीब से अमीर बन गया। जब मेरा जीवन स्थिर हो गया तब मैंने अपने जीवन साथी के रूप में अनामिका को चुना। वह भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन खूबसूरत और गुणी थी। मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। हमारी शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। हम दोनों का प्यार इतना गहरा था कि लोग हमारी मिसाल देते थे। मैं अपने व्यापार में व्यस्त रहता था और अनामिका घर की देखभाल करती थी। लेकिन कुछ समय बाद मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को और अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसलिए मैंने पूरे घर और अपने कामकाज की जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंप दी। मैंने सोचा था कि वह इसे अच्छे से संभालेगी और हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन महाराज, यहीं मैंने गलती की। वीरेंद्र की आंखों में दर्द झलकने लगा। अनामिका ने धीरे धीरे अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह घर के फैसले अपने मन मुताबिक करने लगी, बिना मुझसे पूछे। यहाँ तक कि मेरे व्यापार में भी हस्तक्षेप करने लगी। उसकी गलत फैसलों के कारण मुझे भारी घाटे का सामना करना पड़ा। करना पड़ा। मैं ये आता हमारे जीवन में पैसों की कमी होने लगी और उसके साथ ही हमारा प्यार भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब वह मुझसे बात करने के बजाय मुझ पर हुक्म चलाती है। उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका है। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैंने अपने रिश्ते में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन आज
मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मैं अपनी ही ज़िंदगी में अकेला रह गया हूँ। जो वीरेंद्र ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपनी पत्नी को इतनी आज़ादी दे दी कि अब वह मुझे अपने बराबर नहीं समझती। पहले वह मेरी हर बात ध्यान से सुनती थी, मेरा सम्मान करती थी, लेकिन अब जब मैं उसे कुछ कहता हूँ या किसी काम के लिए कहता हूँ तो वह मुझसे बहस करने लगती है। राजा आर्यवर्धन ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? क्या उसने ऐसा स्वभाव पहले कभी दिखाया था? वीरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, शुरुआत में वह बहुत समझदार और शांत थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने घर और व्यापार की जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंपी, उसने हर चीज़ पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। अब जब मैं उसे किसी काम के लिए कहता हूँ तो वह इसे मेरी हुक्म देने की कोशिश मानती है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हम दोनों को मिलकर निर्णय लेने चाहिए, लेकिन वह मानती ही नहीं। उसे आदत हो गई है कि सब कुछ उसके कहे अनुसार ही हो। वह मुझे अपने जीवन का साथी नहीं बल्कि ऐसा इंसान मानने लगी है जो केवल सुझाव देने के लिए है। जिसे वह मानेगी या नहीं यह उसी पर निर्भर है। वीरेंद्र की आवाज़ में दर्द था। उसने कहा, महाराज, मैं उसे कहता हूँ कि यह काम करना ज़रूरी है या इस निर्णय को बदलना चाहिए, लेकिन वह मेरी बात को सुनने तक की जहमत नहीं उठाती। वह कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं सब संभाल लूँगी। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां बढ़ती गईं। अब तो हाल ये है कि मैं अपने ही घर में खुद को मेहमान की तरह महसूस करता हूँ। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वीरेंद्र, यह एक गंभीर स्थिति है। जब किसी रिश्ते में संवाद और समझ खत्म हो जाती है तो वह रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। हमें श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करने के बाद माता लक्ष्मी की ओर देखा और उनकी आंखों में गहरी समझ और प्रेम की झलक थी। उन्होंने धीरे से कहा, ताशुक्ष्मी, यह कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सकें कि स्त्री को स्वतंत्रता देना कितना महत्वपूर्ण है। स्त्री को अपनी पहचान बनाने और अपने हक के लिए खड़े होने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार उसकी मर्यादा के भीतर होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और कहा, भगवान, आपने जो कहा वह सत्य है। स्त्री को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन इस स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भागे। घर का सारा कार्यभार और निर्णय शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में नहीं हो सकती। स्त्री और पुरुष दोनों का कर्तव्य होता है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन जब औरत को अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाती है तो वह घर की लक्ष्मी से विनाशकारी बन सकती है। याद रखो माता, एक घर तब तक स्वर्ग होता है जब तक उसमें स्त्री अपनी मर्यादा में रहती है। यदि वही लक्ष्मी अपनी मर्यादा भूल जाए और घर को बर्बाद करने लगे तो वही घर नरक से भी बुरा हो जाता है। लक्ष्मी जी ने सर झुका लिया और श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह समझा। इसीलिए श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो तो यह देखना भी ज़रूरी है कि वह जिम्मेदारी वह व्यक्ति निभा सकता है या नहीं। औरत को शक्ति और अधिकार दोनों मिलना चाहिए, लेकिन यह अधिकार तब तक सुरक्षित और सम्मानजनक है जब तक वह अपनी मर्यादा में रहे और अपने परिवार की भलाई के लिए कार्य करे। लक्ष्मी जी ने आंखों में नई समझ और गहरी सोच के साथ उत्तर दिया, आपका संदेश स्पष्ट है भगवान। एक स्त्री को हमेशा अपनी भूमिका समझनी चाहिए और घर के सुख और समृद्धि के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।